तो दोस्तों आज हम लोग मुग़ल डिक्लाइन जो आधुनिक भारत में जहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत इसी समय से हुआ। सन 1707 से 1857 तक जो आधुनिक भारत का हम लोग इनिशियल फेज़ कह सकते हैं, ये वो पीरियड है। आधुनिक भारत की शुरुआत में मुग़ल डिक्लाइन कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो सन 1707 में मुग़ल सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद एक तरह से देखा जाए तो मुग़ल सल्तनत अपनी पतन की ओर धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्या कारण थे मुग़ल डिक्लाइन के, मुग़ल साम्राज्य के पतन के? आइए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ मुग़ल डिक्लाइन। तो सबसे पहला चीज़ जो अभी हमने कहा कि औरंगज़ेब के बाद जो भी शासक बने, जो भी उनके उत्तराधिकारी बने, लगातार समय के साथ वे कमज़ोर होते चले गए। जो हम लोग देखेंगे एक-एक करके सभी 11 से 12 शासक होते हैं, उन सभी शासक को हम लोग एक-एक करके देखेंगे। इसमें हम लोग पाएंगे कि सबके सब राजनीतिक रूप से उतने कुशल शासक नहीं थे। डिसीजन लेने में दूरदृष्टता की बात कर ले, उनमें इस तरह की कोई क्षमता नहीं थी, जिस वजह से जो है मुग़ल सल्तनत का पतन जो है वो धीरे-धीरे होता चला गया। इसके अलावा एक तो वीक सक्सेसर, जिनको डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है, जिनसे अपनी सत्ता नहीं संभल पा रही है। अगर उनके शासनकाल में इन्वेजन्स हो, वो तो और भी खतरनाक बात है। और अगर इन्वेजन्स की बात करें तो लेटर मुगल्स, यानी कि इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो मुग़ल सल्तनत है, इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं इस तरह से। एक नया स्लाइड मैं ले लेता हूँ। जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल सल्तनत को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक हम लोग अर्ली मुग़ल और दूसरे लेटर मुग़ल। लेटर मुग़ल, अर्ली मुग़ल जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगज़ेब। यहाँ तक हम लोग बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक अर्ली मुग़ल का कहा जाता है, और उसके बाद जो भी शासक हुए उनको लेटर मुग़ल कहा जाता है। तो हम लोग इस वर्ड को भी यूज करेंगे, लेटर मुग़ल्स। तो लेटर मुग़ल्स के टाइम में दो इन्वेडर्स आक्रमण करते हैं, एक नादिर शाह और दूसरे हैं अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह 1738-39 में आक्रमण करते हैं और एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बैटल ऑफ कारनाल कहते हैं।
बैटल ऑफ करनाल। और अहमद शाह तो कई बार आक्रमण किए, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका आक्रमण रहा है वो 1761 में जो थर्ड बैटल है पानीपत का, वो लड़ा जाता है। अच्छा सोचिए, एक अजीब सी बात है कि दिल्ली की गद्दी पर मुगल बैठे हुए हैं, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन मुगल युद्ध नहीं लड़ते, युद्ध लड़ता है मराठा। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मुगल इस टाइम तक इतने कमज़ोर हो चुके थे कि एक्सटर्नल इन्वेजन से, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये मराठा से ट्रीटी कर चुके थे, संधि कर चुके थे। जो औरंगजेब मराठा को शिवाजी के समय में या उनके बाद कभी मराठा के क्षेत्र से आगे बढ़ने नहीं दिया, वो मराठा उन्हीं मुगल के साथ उनकी सुरक्षा के लिए ट्रीटी करते हैं। तो अब सोचिए इस समय में मराठा कितने मजबूत हैं और मुगल्स की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। तो ये कारण है मुगल डिक्लाइन का, कारण कह सकते हैं इन्वेजन को। और जो ये स्थिति, जो परिस्थिति मैंने आपको बताई मराठा और मुगल के बीच की संधि को, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सॉरी, जागीरदारी क्राइसिस। ये तीसरा कारण था। अच्छा, जागीरदारी क्राइसिस क्या है? इसको समझने के लिए आपको अकबर का जो मनसबदारी प्रथा था उसको समझना पड़ेगा। हालांकि इस वीडियो में हम लोग मनसबदारी प्रथा के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, मनसबदारी प्रथा के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये हम लोगों को मिडियवल पीरियड में पढ़ना है, मिडियवल हिस्ट्री में पढ़ना है। तो जागीरदारी प्रथा जो है ये इसी मनसबदारी व्यवस्था से इसका शुरुआत होता है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 प्रकार के पेमेंट किए जाते थे, जो भुगतान होता था, सैलरी कह सकते हैं। एक तो नगद सैलरी और दूसरा जागीर। एक नगद सैलरी और दूसरा जागीर। जागीर प्राप्त करने वाले जो भी मनसबदार थे उनको हम लोग जागीरदार बोलते हैं। मनसब में नगद प्राप्त करने वाले जो अधिकारी थे उनको मनसबदार बोलेंगे, और जो जागीर प्राप्त करने वाले अधिकारी थे उनको हम लोग जागीरदार बोलेंगे। क्योंकि औरंगजेब के टाइम तक जो जागीर का मतलब जमीन, उनको जमीन दिया जाता था। वो जब मनसबदारी व्यवस्था आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या जागीरदार किसको बोलते हैं। तो लैंड भुगतान किया जाता था सैलरी के रूप में। धीरे धीरे ये जागीरदारी प्रथा इतना ज़्यादा हो गया कि ज़मीन कम पड़ गया भुगतान करने के लिए। तो एक तरह से ये एक प्रकार का क्राइसिस है जो लेटर मुगल्स जो है वो झेलते हैं। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है इकोनॉमिक बैंकरप्सी। इकोनॉमिक बैंकरप्सी ये ऐसा नहीं है कि जो लेटर मुगल्स थे उनके एक्टिविटीज़ के कारण हुआ या उनके किसी डिसीजन की वजह से हुआ। इकोनॉमिक बैंकरप्सी यानी कि आर्थिक दिवालियापन
मुगल साम्राज्य का आर्थिक दिवालियापन शाहजहाँ के कारण हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ से शुरुआत हो गई थी। इसका जो नींव है वो शाहजहाँ के समय में ही डाला जा चुका था, क्योंकि शाहजहाँ हम लोग जानते हैं एक बीवी के लिए ताजमहल जैसा मकबरा खड़ा कर दिया, बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ था। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कोष में कितना राशि बचा हुआ है। तो औरंगजेब को इनहेरिटेड फॉर्म में, यानी कि उसके पिता से ही जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उसको मिला, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस आगे जा कर के सुधरने के बजाय और भी बिगड़ता चला गया। तो ये एक कारण हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बैंक्रप्सी यानी कि आर्थिक दिवालियापन जो है वो कहीं ना कहीं मुगल डिक्लाइन का एक वन ऑफ द कारण है। पांचवा हम लोग बात करें रिलीजियस पॉलिसी। हम लोग औरंगजेब जो थे, औरंगजेब धार्मिक रूप से काफी कट्टर शासक थे। इन्होंने इस इकोनॉमिक बैंक्रप्सी के कारण, बैंक्रप्सी से बचने के लिए इन्होंने जजिया जैसा कर, जो नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है, जजिया कर, और एक तीर्थ कर भी होता है, तीर्थ कर, ये भी नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है। जजिया और तीर्थ कर ये दोनों लगाया था। साथ ही इनके, औरंगजेब के रिश्ते राजपूतों से भी खराब हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि इनका जो धार्मिक नीतियाँ थी, जो इनके रिलीजियस पॉलिसीज थे, वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर था, जिस वजह से जो इनके सहायता करने वाले राजपूत शासक थे मुगल्स के शुरुआत में, अकबर के समय में, जैसे मानसिंह हो गए, इस तरह के मानसिंह जैसे, उसके बाद राजा जयसिंह थे, सवाई जयसिंह जिनको कहा जाता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा मदद किए थे मुगल सल्तनत को अपना फलने फूलने में। लेकिन औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी के कारण इनसे इनके रिश्ते, मुगल साम्राज्य के रिश्ते खराब होते चले। जो इम्पोर्टेंट कारणों में से एक कारण मुगल डिक्लाइन का हम लोग ग्रुपिंग्स को कहते हैं। मुगल सम्राट के कोर्ट में, के दरबार में कई तरह के ग्रुप बन चुके थे, जैसे ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, इस तरह के कई सारे ग्रुप बन चुके थे। और ये ग्रुप हमेशा चाहते थे कि दरबार में उनका बोलबाला रहे, और उस वजह से इन ग्रुप में हमेशा षड्यंत्र की भावना होती थी। ये इनके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं, ये इनके अगेंस्ट कर रहे हैं, ये इनके अगेंस्ट कर रहे हैं, ये इनके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से सभी एक दूसरे के, हम लोग कह सकते हैं कि दुश्मन बने बैठे थे। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग्स भी हम लोग, इसका प्रभाव देखेंगे आगे जाकर के कितना घटिया प्रभाव पड़ता है कि एक शासक को मार करके दूसरा शासक को बना दिया जाता है, फिर खुद प्रधानमंत्री बन जाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि आगे किस प्रकार से जो है, मतलब ये ग्रुपिंग्स डिक्लाइन का कारण बनता है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला जो वीक सक्सेसर हम लोगों ने देखा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हो सकता है सीरीज में आ जाए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है अब
पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, बट फिर भी एक बेस होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला बात, जब 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उनके 4 पुत्र थे। हमें चारों पुत्रों का नाम जानने का कोई ज़रूरत नहीं, और उनमें से सबसे बड़े थे मुअज्जम। ये 63 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 63 वर्ष के हो चुके थे, और अभी तक राजा नहीं बने, अभी तक ये राजकुमार हैं, 63 ईयर्स ओल्ड प्रिंस। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये 2 साल तक उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ता रहा, 1707 से 1709 तक, और अपने बाकी तीनों भाइयों को हरा करके ये जो है गद्दी पर बैठा सन 1709 में। और सन 1709 में जब ये गद्दी पर बैठा तो ही वॉज 63 ईयर्स ओल्ड, 63 साल के थे। इनका नाम मुअज्जम था, और इन्होंने टाइटल लिया बहादुर शाह का। यहाँ बहादुर शाह प्रथम इसलिए लिखे क्योंकि बाद में एक और बहादुर शाह आएंगे। तो इन्होंने शासन किए 1707 से हम लोग कह सकते हैं 1712 तक। ठीक है, 2 ईयर्स लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन चला इनके और इनके भाइयों के बीच में, और उसके बाद जो है जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। चूंकि औरंगजेब के टाइम में राजपूतों से रिश्ता खराब हो चुका था, और इस वजह से रिश्ता सुधारने के लिए इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को राणा के रूप में, राणा ऑफ मारवाड़ के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ये इनके इम्पोर्टेंट कुछ काम है, इनसे बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।